हेलो डियर, आपका वेलकम है इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत। तो आगे बढ़ाते हैं भाई अपनी जर्नी को। तो अभी जो क्वेश्चन है ये उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड चल रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। ठीक है, तो एक बार आप क्या करो, जो भी लास्ट क्लास के अंदर कंसेप्ट बताया था नेचर ऑफ रूट्स वाला, एक बार उसे अपनी नोटबुक के ऊपर लिखो और फिर चेक करो। अगर आपने पहले नोट्स बनाए हैं तो चेक करो कि जो जो मैंने बताया था वो सारा लिख दिया या एक आधा पॉइंट मिस कर दिया। अगर एक आधा पॉइंट मिस कर दिया फिर से लिखो अलग से और फिर देखो पूरा लिखा कि यही रिवीजन करने का तरीका। ठीक है, अगर आप बोलो कि सर मैंने तो नोट्स नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिखो और फिर उस पोर्शन पर जाओ पिछले वीडियो में, पहले बात सुन लेना फिर जाना जहाँ पर मैंने वो बताया था तेज स्पीड में करके मैक्सिमम स्पीड में उसे देखना मैंने क्या क्या बताया था और मैच करना कहीं आपने कोई चीज़ छोड़ तो नहीं दी है। एक बार कंसेप्ट को, नेचर ऑफ रूट्स के कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर ये स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो जो है वो रिवाइज किया होगा। ठीक है भाई, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। फॉर हाउ मैनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ p द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर नॉट रियल। वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो रियल नहीं है का क्या मतलब है कि इमेजिनरी है। इमेजिनरी का क्या मतलब है, आपको डायरेक्टली कंडीशन याद होनी चाहिए कि यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। मैं जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है, यानी कि पी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू 12 48 इज लेस देन जीरो, यानी कि पी का स्क्वायर इज लेस देन 48। तो p की ऐसी कितनी इंटीजर वैल्यू हो सकती हैं जिनका स्क्वायर लेस देन 48 है। इसका स्क्वायर इससे जस्ट छोटा है। 6 का स्क्वायर क्या है 36, 7 का स्क्वायर क्या है 49, तो 7 का स्क्वायर तो इससे बड़ा है। ऐसी कितनी इंटीजर वैल्यूज हैं जिनका स्क्वायर 48 से छोटा है। 6 मत बोलना, जीरो भी तो आता है। 7 मत बोलना क्योंकि माइनस दो भी तो इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी 48 के, उसका स्क्वायर भी 48 से छोटा है। तो कुल मिलाकर मेरे भाई ये सारी वैल्यूज हैं। 6 वैल्यूज ऐसी हैं जो पॉजिटिव हैं और उनका स्क्वायर 48 से छोटा है। एक ये जीरो हो गई और 6 वैल्यूज ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं। ठीक है, तो टोटल 6 और 6 12 और एक 13 वैल्यूज हैं जो कि इंटीजर्स हैं। इसने इंटीजर पूछा, नेचुरल नंबर नहीं पूछा भाई। ठीक है, इंटीजर पूछा तो नेगेटिव वाले भी इंटीजर होते हैं। टोटल 13 ऐसी वैल्यू हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी तो इसको भी सेटिस्फाई करेंगी। वहीं से तो आए हैं हम, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका 13। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ अब आएगा ना मजा वीडू। अब तीन मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये बड़े बड़े भयंकर वाले क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, देखता हूँ आप उन तीन में से कितने करोगे। इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर इसके इक्वल रूट्स हैं, अगर इसके मूल बराबर हैं। इक्वल रूट्स का क्या मतलब है, इक्वल रूट्स का मतलब है भाई कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी। सिंपल है, तो मैं यही करने वाला हूँ कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी। चलिए जी करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा है जी ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये पूरा है मेरे भाई बी एक्स का कोफिशिएंट साइन के साथ, और ये पूरा है कांस्टेंट टर्म, इसके साथ एक्स की कोई भी पावर है ही नहीं। तो बी स्क्वायर यानी कि ये, तो इसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो फोर, दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर कर दिया मैंने, इज इक्वल टू फोर ए सी, फोर इंटू ए इंटू सी।
अब मेरे भाई यहाँ पर तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप अगर चाहते तो आप एग्जाम में ऐसे कर सकते थे कि 4 इंटू इसका स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते थे, वहां पर देखकर इस स्टेप को गायब कर सकते थे। ठीक है, मुझे तो समझाना है ना भाई। तो ये कट गया, चलिए सॉल्व करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट, इसका स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूँ बस। अब ए स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं बी स्क्वायर को दोनों से एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और इस टाइप की कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, अलजेब्रा में मैंने पहले आपसे डील करवाई है, हमने पहले भी डील करी है, जो इस क्वेश्चन में कंडीशन आएगी वो। तो देखो क्या कुछ कट रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर गया और बी स्क्वायर डी स्क्वायर गया। ये रहा। ठीक है, क्या बनेगा, अगर मैं इस 2abcd को उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd इज इक्वल टू 0। इस 2abcd की खासियत ये है कि यहाँ पर आप इसको ऐसे देख रहे थे कि 2 इंटू ए सी इंटू बी डी, 2 इंटू ए सी इंटू बी डी, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ, हाँ ए सी इंटू बी डी, मैं सोचा सेम आ गया। और यहाँ पर मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ 2 इंटू ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी। भाई ऐसे मन ही मन मान सकते हैं क्या, इसमें क्या दिक्कत है, आगे पीछे करके लिख दो, सारे हैं तो गुणा में ही। तो इसको मैं मन ही मन में ऐसे देखूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए डी का होल स्क्वायर बी सी का होल स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ ए डी इंटू बी सी, तो ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब है कि ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पर इन्होंने यही दे दिया, ए डी इज इक्वल टू बी सी। और मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने पहले आपको ये बताया था इस कंडीशन में कि ज़रूरी नहीं है वो ऐसे देगा, वो इसको ऐसे भी दे सकता है कि भाई बी को इधर ले आया, ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, हो सकता है ऐसे भी दे दे कि ए बाई बी माइनस सी बाई डी इज इक्वल टू 0। तो वो तो हम यहाँ पर पहुँचने के बाद थोड़ा सा ऑप्शन के ऊपर नज़र मारेंगे। ऐसे भी दे दे डी बाई बी इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो सबको नज़र मारनी पड़ेगी ऑप्शन पर कि सर हम कहाँ जाएंगे, अगर उसने ऐसे दे दिया वैसे दे दिया, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सबको नज़र मारनी पड़ेगी ऑप्शन। आगे बढ़ जाऊँ, अगला क्वेश्चन करोगे ऐसा ही होएगा। देखो भाई, बताओ, इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, अगर इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल हैं, समान हैं, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और एक अपने सामने कंडीशन है कि ए बी सी शुड बी ग्रेटर देन 0। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर एक और काम आप कर सकते हैं। देखो, ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये पूछा गया है, देखो इसलिए लेकर आया हूँ, है ना। तो मान लो आप ऐसे ना कर पाओ, तो मैं एक और तरीका बता देता हूँ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ये वाला मेथड, यहाँ पर तो ईजिली दिख गया है। तो आप ऐसे ना कर पाओ तो एक और जुगाड़ बता देता हूँ कि एटलीस्ट हम वो जुगाड़ लगा पाएँ। इस क्वेश्चन के ऊपर बता दूँ, फिर हर क्वेश्चन पर नहीं बताऊँ। ठीक है, जैसे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जैसे उस भाई ने ये बोला है अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, ठीक है सर इसके रूट्स इक्वल हैं, तो निम्न में से कौन सा ट्रू होएगा, यही बोला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू होएगा, तो ठीक है जी, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो कौन सी कंडीशन ट्रू होएगी, समझ में आ गया। तो मान लो उत्तर ये भी हो सकता है, ये भी हमें तो पता नहीं। तो मैं सोचता हूं कि मैंने मान लिया कि हो सकता है ये कंडीशन ट्रू हो। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या इसके रूट्स इक्वल होएंगे, चेक करके देखें। तो ये कंडीशन ट्रू कैसे करेंगे सर, कैसे भी कर लो, इनकी वैल्यू लो। मैंने ए को 1 मान लिया, बी को 4, इसको 2 मान लिया, इसको 2, 2 दूनी 4, ये वैल्यूज पुट करके देखो। ठीक है सर,
तो एक कुछ ना कोई इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। हाँ जी सर। फिर ये देखो उस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं कि नहीं। फिर ये हम कैसे देखें, उस इक्वेशन में बी स्क्वायर 4ac के बराबर है कि नहीं। अगर उसमें इक्वल निकले तो ये उत्तर है, ना निकले तो अगला चेक कर लो, फिर अगला चेक कर लो। एट लीस्ट मान लो एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसकी हम ऐसे कंडीशन ना देख पाए, एटलीस्ट अपने पास ये ऑप्शन हो ना कि कैसे ना कैसे करके कर तो पाए एटलीस्ट क्वेश्चन को, है ना। यहाँ पर अगर आपने ये वैल्यूज ले लिया, आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज ले लो। मैंने इसको 1 ले लिया, इसको 6 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, 3 दूनी 6, 6 कम से, यहाँ पर भी 6 बना दिया, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 8 बना दो, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 4 बना दिया, यहाँ पर भी 4, आपकी मर्जी है भाई। तो ऐसे एक एक तरीके से करके दिखा दूं, मतलब एक बार मैं करके दिखा दूं, मैं बोल क्या रहा हूँ, इन दोनों ऑप्शन के ऊपर करके दिखा दूं। हाँ, बस यही कंडीशन इसको सेटिस्फाई ना कर रही हूँ, एक बार मैं वो भी चेक कर लूँ कि a इंटू डी, तो a इंटू डी 1 इंटू 2 इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू सी नहीं है। ये ना हो कि ये सेट ऑफ वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी, फिर मुझे क्या पता चलेगा कौन सी कंडीशन ट्रू है। a इंटू सी 1 इंटू 2 इक्वल टू बी इंटू डी, इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। एक बार चेक करके देखूँ, इससे इक्वेशन बना के देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 1 17 एक्स स्क्वायर, 17 एक्स स्क्वायर। ए इंटू सी यानी कि 1 इंटू 2 प्लस बी इंटू डी, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 दूनी 20 माइनस 20 एक्स, सी स्क्वायर डी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, 4 और 4 8। मुझे एक बात बताओ, बी स्क्वायर है 400, क्या ये 4ac के इक्वल है? आपको लग रहा है ये 4 इंटू 17 इंटू 8 के इक्वल है? यहाँ पर 17 है ही नहीं, काट दो। अब अगला चेक कर लो, यहाँ पर ये पक्का ट्रू होगा, क्यों? क्योंकि ये उत्तर है। मार दो। एटलीस्ट एक जुगाड़ तो हो गया कि मान लो कंडीशन पकड़ में ना आए, गंदी सी कंडीशन आ जाए, फिर हम क्या करेंगे? है? इसके अंदर है गंदी सी कंडीशन जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो एटलीस्ट हम जुगाड़ से कर तो पाएंगे वहां पर। ठीक है, तो चलिए ऐसे तो ये बता दो। तो इसके रूट्स इक्वल हैं भाई, ठीक है। अगर इसके रूट तो हाँ, यहाँ पर और बता दो सर, हम यहाँ पर वो वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे? आपने यहाँ पर पुट कर दी, अरे ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। एक तो ए बी सी ग्रेटर देन 0 है, तो रख दो 2, अच्छा सारे ग्रेटर देन 0 हैं, तो सारे अगर ग्रेटर देन 0 होएंगे, ऐसा कभी हुआ है कि 3 वैल्यूज़ 0 से बड़ी हैं और उनका सम 0 आ जाए? तो ये तो वैसे ही कट गया, ये तो वैसे ही कट गया। यहाँ पर इन तीनों को इक्वल रख के देख लो कि जो इक्वेशन बन रही है क्या उसके रूट्स इक्वल आ रहे हैं। फिर यहाँ पर भी रख कर देख लो, 1 1 और 2, ठीक है। अगर ये 0 से बड़ा है तो 1 1 और 0 नहीं रख सकते, तो इसको मैं रख लूँगा 2 1, 2 में से 1 गया 1, और रख कर देख लूँगा कि कब ऐसी इक्वेशन आ रही है जिसके अंदर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac है। ठीक, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? सेम यहाँ पर करना है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, फिर देख लो कब ऐसी इक्वेशन आ रही है जिसके अंदर क्या बोला इसने, रूट्स आर इक्वल, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac है। चलिए जी, तो यहाँ पर उसने बोला है कि रूट्स इक्वल हैं। अगर भाई साहब रूट्स इक्वल हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर है 4, अंदर वाले का स्क्वायर कर दूँ सीधा सीधा वहीं से, तो b की पावर 4 माइनस 2। अब मैं a के बाद b लिखूंगा ताकि देखो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी। एक जगह मैं इसको लिख दूं ए सी बी स्क्वायर, दूसरी जगह लिख दूं बी स्क्वायर सी ए, तो सेम जो यहाँ पर ये चीज़ है उसके कोफिशिएंट काटने मुश्किल हो जाएंगे, इसीलिए एक ऑर्डर में लिख रहा हूँ, पहले ए फिर बी फिर सी, जानबूझ के लिख रहा हूँ। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू सी। चलो जी, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं। पहले मैं ए स्क्वायर को दोनों से गुणा करूंगा, तो मेरे दिमाग में है ए स्क्वायर और मैं देख रहा हूं यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर
माइनस में ए क्यूब बी। अब मेरे दिमाग में है माइनस बी सी और मैं देख रहा हूँ वहाँ पर, तो माइनस बी सी क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस बी सी था, तो ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, हाँ जी, ए बी स्क्वायर सी। वही 4 से 4 कट गया। ओके, अब और कुछ कट सकता है? ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब और कुछ कट सकता है? देखो, एक तो मैं एक तरह के टर्म्स को एक तरफ लेकर जाऊंगा। देखो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी है, सॉरी ए बी स्क्वायर सी है, ये भी ए बी स्क्वायर सी है। तो सेम पैटर्न में लिखने से पकड़ में जल्दी आते हैं। ठीक है, तो देखो ये एक तरह के टर्म्स हैं, ये इनको एक तरफ लाऊंगा। वैसे और कुछ कट रहा है क्या? देखो, इन सब जगह जो भी चीज़ें बची हैं उन सब के अंदर एक बी है, तो बी को काट दूं दोनों तरफ से। या तो आपको अभी दिख गया या बाद में दिख जाता। ठीक है, काट देता हूँ, एक बी काट देता हूँ, ये बच जाएगा 3b। सब जगह से एक बी काट रहा हूँ। ठीक है, और इस एक जैसी शक्ल के प्राणी को एक तरफ भेज दूंगा। तो देखो, इधर क्या है, ए क्यूब, ए क्यूब को इधर लेकर आ रहा हूँ, ए क्यूब, उधर है सी क्यूब, इधर है बी क्यूब। इसको अगर मैं उधर भेज दूंगा 2abc को, तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये कब होता है? ये होता है या तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो, या फिर ए प्लस बी प्लस सी 0। और उसने ये बोल रखा है कि सारे ग्रेटर देन 0 हैं, तो ये नहीं हो सकता भाई साहब, बिकॉज सारे ग्रेटर देन 0 हैं। तो इन सब का सम 0 कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब यही वाला ट्रू है, उत्तर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्लियर है? ठीक तो क्या है, मैंने कोई साइन की गड़बड़ तो नहीं कर दी, नेगेटिव थे पॉजिटिव थे? ठीक है भाई, ठीक किया। आगे बढ़ जाऊँ अब, अगला क्वेश्चन करोगे? अगला देखो, ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को, मैं आप लोगों से उम्मीद नहीं करता कि अगला आप करोगे। मैं सिर्फ इसकी उम्मीद कर रहा था कि ये बताने के बाद फिर आप ये कर दोगे। अगला मैं उम्मीद नहीं करता, कर दोगे तो मज़ा आ जाएगा, और नहीं कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट टाइम लो थोड़ा, देखो है ऐसा ही, इसी टाइप का है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो, पहले वाले के अंदर एक आइडेंटिटी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। अगले वाले के अंदर कंडीशन हमने फॉलो करी, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इजिकल टू 3abc एक आइडेंटिटी है जो पहले एलजेब्रा में यूज़ करी, यही पहले एलजेब्रा में यूज़ करी। ऐसी ही यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी बनेगी। कौन सी बनेगी? देखो, कुछ ना कुछ तो बनेगा जिसको हम जानते हैं। चलो बाद में हिंट दूंगा, करते रहेंगे, है ना? फिर मैं एक बार करने से पहले हिंट दूंगा। तो उसने बोला है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अगर भाई साहब रूट्स इक्वल हैं, तो यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यानी कि इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दूं आगे, c माइनस ए के होल स्क्वायर, है ना? इज इक्वल टू 4ac, तो 4 इंटू दिस a इंटू सी। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूँ, b माइनस सी और a माइनस बी का। तो मैं b को दिमाग में रख के यहाँ देख रहा हूँ, ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब मैं माइनस सी को दिमाग में रख के यहाँ देख रहा हूँ, माइनस ए सी प्लस बी सी। कुछ कट रहा है दोनों साइड से, कुछ ना ही कट रहा। ठीक, आगे बढ़ते रहते हैं। इट इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4ab स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर। अब कुछ कट रहा हो दोनों तरफ से, तो भाई दोनों तरफ से ए बी स्क्वायर सी है, ए बी, हाँ ये रहा,
तो देखो ये माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो यानी कि इधर सिर्फ 2 बच जाएगा। ठीक है जी, ताकि आपको समझ में आ जाए कल को। 2ab² बच जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा हो, जैसे पिछली बार सब में b कॉमन था, यहाँ पर सब में b तो कॉमन नहीं है, ए बी कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं कट रहा। ठीक है, तो अब क्या करें बताओ, सोचो। कुछ ऐसे टर्म है जो एक जैसी शक्ल के दिख रहे हो, यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, ये दो दो वेरिएबल वाले हैं, बी ए सी। ठीक है, इनको एक बार इकट्ठा कर देते हैं, ये ए बी सी ए बी सी ए बी सी, चार चार वेरिएबल वाले हैं, तो ठीक है उसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ। तो ये हो गया b² c² प्लस a²b²। ये देखो स्क्वायर है पूरा, बी इंटू सी का होल स्क्वायर, ए इंटू बी का होल स्क्वायर। क्या ये भी किसी चीज का स्क्वायर है? ये दो वेरिएबल वाला मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, प्लस में 4। हाँ यार ये भी स्क्वायर है, 2ac का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इनको ही मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, -4a²bc, और क्या था, ये रहा, +2ab²c, और ये हो जाएगा -4abc²। ठीक है, अब पहचानना मुश्किल है मेरे हिसाब से तो एक स्टूडेंट के लिए, हिंट दे देता हूँ। ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है। कब होता है ऐसा? ऐसा कब होता है कि x² + y² + z², तीन चीज़ों के स्क्वायर आ जाएं इकट्ठे। दो ही आइडेंटिटी की है इसी अब तक, एक तो ये वाली की है और एक ये वाली की है। भाई ये तो एक तो x + y + z का होल स्क्वायर किया है, और एक किया है ये वाला, ये कौन सा है जो x³ + y³ + z³ -3xyz, जो इस वाले फॉर्मूले का सेकंड पार्ट होता है वो। अगर ये 0 होता है तो यानी कि x + y + z इक्वल होते हैं, और ये तो x + y + z का होल स्क्वायर है। तो ये ना हो, ये इनमें से कोई आइडेंटिटी हो। देखो भाई, हिंट दे रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप करो। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे अपना दिमाग काम करता है, भले ही टाइम लेके काम करे। ये नहीं है कि आपको ये तुरंत दिख जाएगी एग्जाम में। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि एग्जाम में भी आप ये करके आओगे, बट ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम की कमी होती है, इसलिए नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? टाइम बेस्ड एग्जाम है, करना कभी ऐसे क्वेश्चन को करना जनरली वाइज नहीं होगा एग्जाम में, समझदारी का काम नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा हमें। ठीक है, देखो अब भाई साहब ये तो माइनस है, ये माइनस। अब मैं एक बार देखता हूँ, ये बी और सी का स्क्वायर है, ये ए और बी का स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ए जो है वो दो बार है, एक ए तो आप दे दो बी को, और एक दे दो सी को। ए बी ए सी वाला टर्म है कहीं पे, ए बी वाला ए सी वाला, है ना? तो ये देखो, ये है b इंटू सी का होल स्क्वायर, ये है a इंटू बी का होल स्क्वायर, और ये है 2ac का होल स्क्वायर। तो ये वाला टर्म कैसे आ रहा है? ये इन दोनों के प्रोडक्ट से तो आ नहीं रहा, वो वाली तो है नहीं, x² y² z² -xy, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से आता। ये तो इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल है भाई, तो यानी कि 2xy 2yz 2zx, यानी कि x + y + z का होल स्क्वायर है। ठीक है, देखो इनके प्रोडक्ट के डबल से आ रहा है। हाँ जी सर। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर एक तो ये माइनस वाला है कि ये माइनस वाला है, दो जगह माइनस है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो सी जो दो बार आया है, एक बार इस सी को मैं दे देता हूँ ए को, और एक सी दे देता हूँ बी को, क्योंकि यहाँ पर मामला बी सी ए बी ए सी दो दो का पेयर है ना भाई। इन दोनों जगह पर कौन सा प्राणी मौजूद है? इन दोनों जगह पर मौजूद है ए सी, यानी कि जो ए सी वाला टर्म है ना, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसीलिए इसने दोनों जगह नेगेटिव ला रखा है। ठीक है, ये -2ac का स्क्वायर है। अब जो मैं आपको आगे बता रहा हूं, ये बताने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू एक ए में बी को दे दूंगा, ए बी इंटू -2ac, ऐसे
2ab-2bc ऐसे है। अब आप डायरेक्टली पकड़ सकते हो कि भैया ये bc प्लस ab माइनस 2ac का होल स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है। अगर ये इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है? व्हाट इज पता लगिंग टू मी फ्रॉम हेयर? तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि बी आगे बढ़ रहा हूँ मैं कि बी सी प्लस ए बी माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट बी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 2ac। या तो वो ये कंडीशन दे देगा, दे रखी है उसने यहाँ पर? नहीं दे रखी, कमीना है, इसको भी आगे। तो उसने 1/a 1/c ऐसे कर रखा है। तो अगर मैं दोनों तरफ ए बी सी से भाग कर दूं, बी सी से बी सी गया 1/a, ए बी से ए बी गया 1/c इज इक्वल टू 2/b। ये दे रखी है क्या? ये दे रखी है भाई। तो क्या ये इक्वेशन पकड़ना आसान था? आसान बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, एग्जाम में एक्सपेक्टेड भी नहीं है। अगर ये आपको आता भी होगा ना तो भी फर्स्ट और सेकंड राउंड में मत करो, एग्जाम में लेंदी है। हाँ, अगर मान लो टाइम बच गया, करना है और आता नहीं है, एग्जाम में जनरली क्या होगा, स्ट्राइक नहीं होएगा। तो जुगाड़ बता रखा है, ए बी सी की वैल्यूज मानो ऑप्शन में और ऑप्शन को चेक करो। अगर टाइम बच गया तो ऐसे क्वेश्चन को जिंदा तो जाने नहीं देंगे अगर टाइम बचेगा तो हम। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं अब मैं? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट ये है भाई, ऑडियो वगैरह सब सही है? हेलो, बढ़िया। तो नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि अगर किसी इक्वेशन की एक रूट है 3 + 2√2, तो उसकी एक और रूट हो जाएगी 3 - 2√2। अगर किसी इक्वेशन की मुझे एक रूट पता चल जाए जो 5 + √3 है, तो उसकी दूसरी रूट हो जाएगी 5 - √3। अगर मुझे एक रूट के बारे में पता चल जाए तो दूसरी रूट भी पता लग जाएगी। ठीक है, अगर किसी ने बताया कि इक्वेशन की एक रूट है √3 + 2, तो दूसरी रूट √3 - 2 हो जाएगी। एक जगह प्लस है तो एक जगह माइनस कर देना। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो है सारी इरेशनल रूट्स। इन रूट्स में एक बात ध्यान रखी, कॉमन क्या है कि सब में अंडर रूट का साइन था। ये सारी हैं इरेशनल रूट्स। तो मैं ये बोल रहा हूं अगर एक इरेशनल रूट्स आपको पता लग गई तो दूसरी इरेशनल रूट्स भी पता लग जाएगी। ठीक है जी। अगर एक रूट है 2 - 3 आयोटा, तो दूसरी रूट हो जाएगी 2 + 3 आयोटा। आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर एक रूट है 5 + 4 आयोटा, तो दूसरी रूट हो जाएगी 5 - 4 आयोटा। यानी कि जो इमेजिनरी रूट्स हैं उनमें से एक रूट पता लग गई तो दूसरी रूट पता लग जाएगी। ठीक है, इन दोनों को आपस में बोलते हैं कॉन्जुगेट, संयुग्मी। तो कंसेप्ट ये है कि जो इरेशनल रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स में ओकर करती हैं। जो इरेशनल रूट्स हैं अप्रीमेय हल हैं, वो संयुग्मी जोड़ों में होते हैं। अगर एक हमें पता लग जाए तो दूसरी पता लग जाएगी। एग्जामिनर एक बताएगा, दूसरी का हमें पता लग जाएगा। ऐसे ही जो इमेजिनरी रूट्स हैं, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, बट ये ओकर कर रही हैं, तो इसका ही मैंने बता दिया क्योंकि ये भी ओकर कर रही हैं। इनमें से भी अगर एक रूट पता लग जाए तो दूसरी पता लग जाए। ठीक, ये तो हो गया देसी भाषा में। अब मैं आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताता हूँ, है ना। चलिए, मान लो अगर ax² + bx + c = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ए बी सी आर रैशनल और ए बी सी रैशनल है। रैशनल यानी कि प्रीमेय है। ये कंडीशन होनी जरूरी है। रैशनल होने का मतलब क्या है सर? मतलब कि ऐसा इक्वेशन ना हो √3x² + 5x - 7 = 0। तो ये जो ए है ये इरेशनल हो गया। ऐसी इक्वेशन के ऊपर ये लागू नहीं होता।
ऐसी इक्वेशन में अगर एक रूट बताई तो दूसरी निकाल लेंगे कैसे, दोनों इक्वेशन का सम तो पता है, एक हमें पता है तो सम में से उसको घटा दो। ऐसी पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि ऐसी इक्वेशन की रूट ऐसे भी हो सकती हैं, एक तो 2 है और एक रूट 3 है। ठीक, मुझे सुनते रहो बस, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इफ ए बी सी आर रैशनल देन अगर ए बी सी, थोड़ी बारी है, अगर ए बी सी रैशनल हैं देन इरेशनल यानी कि अप्रीमेय इरेशनल रूट्स ओकर, ओकर करना यानी कि एग्जिस्ट करना यानी कि होना, रूट्स ओकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। अगर किसी इक्वेशन में ए बी सी रैशनल हैं तो इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में ओकर करती हैं। इफ ए बी सी आर रियल देन इमेजिनरी रूट्स, वैसे इमेजिनरी नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स, क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब आप समझ गए, ओकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। अब बात आ गई समझ में। अगर मैंने आपको एक ऐसी इक्वेशन दी, कुछ भी 5x² -7x + 10 = 0, मुझे इसकी रूट्स पता नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, तो 5, 7 और 10 सारे क्या हैं, रैशनल हैं, यानी कि कोई अंडर रूट वाला टर्म तो नहीं आया, भले ही ऐसे हो जाए 5/8x² है तो ये भी रैशनल प्री में है, अंडर रूट वाला टर्म नहीं होना चाहिए बस, जो सोल्व ना हो। ठीक है, तो अगर इसकी एग्जामिनर ने ये बता दी कि एक रूट है भैया 2√2 + 5, तो सीधा बोलो दूसरी रूट होगी 2√2 - 5। ठीक, ये कहना चाह रहा हूँ। तो अब इसको करें, अब आप यूज़ करने के लिए आतुर हो गए, इसको यूज़ कर दें, तो यूज़ करवाता हूँ आपसे, ये लो। तो इफ ए बी सी आर रैशनल नंबर्स एंड 2 + √3 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो अगर ये ए बी सी रैशनल है तो इरेशनल, रैशनल है तो इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट में ओकर करेंगी, रियल है तो इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट में ओकर करेंगी। ठीक, तो अगर एक रूट 2 + √3 है तो सेकंड रूट क्या हो जाएगी, 2 - √3। हाँ जी सर, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा सर, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा ये, यानी कि 4। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, a + b है -b, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, यानी कि 4 - 3 1। इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इसका मतलब इक्वेशन हो गई x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ यहाँ से तो मुझे क्या मिल गया, इसका मतलब a की जो वैल्यू है, अगर हम इसको यहाँ से कंपेयर कर दें, a की वैल्यू है भाई साहब 1, b की वैल्यू हो गई भाई -4 और c की वैल्यू हो गई दोस्त 1, है ना। तो b/c का मान बताओ, -4/1 यानी कि -4। ठीक है, ये सिंपल सा सिस्टम है। आगे बढ़ जाऊं, ये करो,
ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन वेयर ए बी सी आर रैशनल, ए बी सी रैशनल नंबर्स हैं। अगर एक रूट ये है, अगर आप बोलो सर वो ये ऐसे ना बोले कि ए बी सी रैशनल है, अगर ए बी सी रैशनल ना हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो ऐसा कुछ देगा ना ताकि हम सोल्व कर पाए। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट कुछ ना कुछ देगा। एक रूट हमें पता है, अगर दो चीज़ों का सम या प्रोडक्ट पता है तो दूसरी भी आ जाएगी, है ना। अगर वो ये सब रैशनल बता रहा है तो दोनों रूट उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बताते ही दूसरी पता लग रही है। तो अगर एक रूट 5 + 3√3 है तो दूसरी रूट 5 - 3√3 हो जाएगी। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, 5 और 5 10, 3√3 से 3√3 गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, a + b a - b, a² - b², 5 5 25 -3 3 होती है 27, यानी कि -2। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² - सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं इससे, a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 1, b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है -10 और c की वैल्यू -2। तो ये पूछ रहा है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर और एलजेब्रा के अंदर भी मैंने आपको बताया है कि जब यहाँ पर मुझे ए बी और सी का वैल्यूज़ मिल गया, चलो एक हिसाब से तो ये हमें रेशियो मिलता है। सर रेशियो क्यों मिलता है, चलो ये अंडरस्टैंडिंग भी बता दूं। देखो, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं, इक्वेशन बदल तो नहीं जाएगी भाई, रूट्स बदल तो नहीं जाएंगी, इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -20 है, c की वैल्यू -4 है। एक्चुअल में तो हमें ए बी सी का रेशियो मिल रहा होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो, ऊपर वेरिएबल्स की, यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं a × a, तो यहाँ पर भी 2 हैं। देखो ऊपर हर टर्म में 2 हैं, नीचे भी हर एक टर्म में 2 हैं, तो ही हम निकाल पाएंगे, नहीं तो हमें ए बी सी की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, फिर वो यहाँ पर हमें नहीं मिलेगी। ये मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन और अलजेब्रा में बताया है अच्छे से, काहे है ये। ठीक है, करते हैं अब काम। चलिए जी, वैल्यू पुट कर देते हैं। a² यानी कि 1, b का स्क्वायर यानी कि 100, 4 बटे में a × b यानी कि -10, b × c यानी कि +20, c a यानी कि -2, 105 बटे में 20 में से 12 गए 8। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ जाऊं, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई साइन ऑफ रूट्स। ये मैं अब तक आपको बता चुका हूँ, बस एक बार अब डिटेल में बता दूँ। साइन ऑफ रूट्स का क्या मतलब है, साइन यानी कि रूट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, एक रूट पॉजिटिव है या 2 रूट पॉजिटिव हैं, क्या है, बड़ी रूट पॉजिटिव है, छोटी रूट पॉजिटिव है, क्या है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ रूट्स। कि दोनों रूट्स का हमें साइन पता लग जाए बड़ी छोटी करके। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर देखना इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं वो मैं देख लेता हूं। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि ये पॉजिटिव है, अच्छा हाँ, एक टेबल बना लेते हैं। और एक और बात बता दूं, कई बुक्स के अंदर ये जो टेबल है इसको रटने के लिए बोला जाएगा, तो रटना नहीं है भाई, दिमाग को घर पर तो नहीं छोड़ के जाओगे। अगर दिमाग घर पर छोड़कर जा रहे हो तो रट लेना, अदरवाइज रटने की जरूरत नहीं है, फालतू की बकवास है रटना। देखो, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, वहां पर सम ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव है, तो दिमाग लगाना है। और दिमाग कहाँ से लगाना स्टार्ट होएगा, दिमाग लगना स्टार्ट होएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट से। मैं इसको पहले लिख देता हूँ। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव है तो मुझे एक बात बताओ, दो चीज़ों की गुणा पॉजिटिव है, रूट्स हैं 2, यहाँ पर मैं छोटी वाली रूट का साइन लिखूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ी वाली का। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो मेरे साथ फॉलो करना, समझते जाओ बस,
दो चीज़ों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। ठीक, यही पॉसिबिलिटी है। हाँ जी सर। सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव है, अब उन्हीं दो वैल्यू का सम पॉजिटिव है, तो दोनों नेगेटिव होती तो सम तो नेगेटिव आता। तो दोनों नेगेटिव होने वाली पॉसिबिलिटी तो गई, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि बड़ी वाली भी पॉजिटिव है और छोटे वाली भी पॉजिटिव है। तो बच्चे ऐसे रटते हैं कि प्लस प्लस है तो प्लस प्लस आएगा, दोनों गाल पे प्लस प्लस बना दूंगा अगर मतलब ऐसे किया तो। रटना नहीं है, दिमाग लेके जाओगे, अंडरस्टैंडिंग करना, वो काम आएगी। रटने वाली चीज़ नहीं है, अननेसेसरी बर्डन मत डालना, अलग अलग शॉर्टकट बनाने लग जाओ रटने के हैं। तो अगर मैं ऐसे कर दूं, अब मैं रैंडमली ऐसे कुछ भी कर दूंगा ऐसे, ये चार ही पॉसिबिलिटी है भैया, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पर, मैं रट के नहीं रखा, 2 सेकंड लगाएंगे आपको पता लग जाएगा। अब देखो, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। हाँ जी सर। सम नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव तो हो नहीं सकती, भाई दो पॉजिटिव नंबर्स का सम तो पॉजिटिव ही आएगा, वो पॉसिबिलिटी तो गई, यानी कि दोनों नेगेटिव है। ये लो, बड़ी वाली रूट भी नेगेटिव है, छोटी वाली रूट भी नेगेटिव है। ठीक है, प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी कि दो नंबर हैं जिनकी गुणा नेगेटिव है, तो पक्का एक तो नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तभी तो गुणा नेगेटिव आएगी। हाँ जी सर। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, और उन्हीं दो चीजों का जब सम किया गया तो पॉजिटिव आया। अच्छा, तो अगर इन दोनों चीजों का मैं सम कर रहा हूं और वो पॉजिटिव आता है, यानी कि पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी ना भैया, एक -3 हो और 5 हो, सम करोगे तो तभी तो पॉजिटिव आएगा ना, जब पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी। अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू छोटी हो जाए तो सम तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है यानी कि बड़े वाली पॉजिटिव है, तो बड़ी रूट का साइन है प्लस और छोटी रूट का माइनस। बड़ी रूट पॉजिटिव है, छोटी रूट नेगेटिव। ठीक, ओके। प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दो चीज़ों का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो हाँ जी सर। और सम नेगेटिव है, यानी कि बड़े वाली नेगेटिव होगी, तभी उनको जोड़ने पर नेगेटिव आ गया, तो लार्जर रूट इज नेगेटिव, छोटे वाली रूट इज पॉजिटिव। ठीक है भाई। तो अगर ऐसे कारनामे नहीं करने, पहले प्लस आया तो तीनों नेगेटिव हैं ऐसे, ठीक है, आपको पता है फिर क्या सजा मिलेगी। घर से उठवा लेता हूँ मैं बंदों को, ऐसे रटने वालों को। तो आगे बढ़ जाऊँ, चलो क्वेश्चन करो। What is the least integral value of k for which this equation has both the roots positive? कि k की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है ताकि दोनों रूट पॉजिटिव हैं। अब दोनों रूट पॉजिटिव हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा। सम ऑफ रूट्स क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा। भैया दो रूट हैं दोनों पॉजिटिव हैं, तो दो पॉजिटिव नंबर को गुणा करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ूंगा तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि मेरी इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव है, सम ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ये 2k+1 बटे में इसका कोफिशिएंट 1 है, बटे में करने की जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 2k+1 विच मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या है कि सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो सम ऑफ रूट है, इसका साइन बदलते हैं हम, बटे में इसका कोफिशिएंट 1 जो रखने की जरूरत नहीं है, विल बी ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन तो हमें बता रही है कि k शुड बी ग्रेटर देन -12, और एक कंडीशन मुझे बता रही है कि k शुड बी ग्रेटर देन 1। 2 तो कट जाएगा, 2 नीचे गया तो 0/2 इज 0, 1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव। तो k जो है -12 से बड़ा होना चाहिए और k जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। अब इस कंडीशन को समझो, मेरा एक पड़ोसी है, मैं उससे जलता हूँ, ठीक है, मुझे उसकी सैलरी पता करनी है ताकि मैं और जल सकूँ, अच्छे से जल सकूँ। तो ये परम धर्म है मेरा, पड़ोसी से जलना, किसी भी इंसान है। तो मैंने दो बंदों को बुलाया कि यार इसकी सैलरी कितनी है बताओ जरा। तो दोनों बंदे सच बोल रहे हैं, ये मुझे पूरा भरोसा है, तभी तो उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा हूँ। दोनों सच बोल रहे हैं। एक बंदे ने बताया, पहले बंदे ने, कि भाई साहब एक गारंटी है कि इसकी सैलरी जो है 50,000 से ज़्यादा है। मैं क्या, अच्छा
वो श्योर है, बिल्कुल वो सच बोल रहा है, झूठ नहीं है। दूसरे बंदे ने मुझे बताया कि यार इसकी सैलरी 70,000 से ज्यादा है, वो भी सच बोल रहा है। उन्होंने अपने सोर्सेज से पता किया, कैलकुलेट किया, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आउटकम आया इन दोनों बातों से? मेरे पास ये आउटकम आया ना कि उसकी सैलरी 70,000 से ज्यादा है। इस चीज की श्योरिटी हो गई मुझे। इंफॉर्मेशन ये भी सच है, बट ये थोड़ी सी और बेटर इंफॉर्मेशन है। मुझे इस इंफॉर्मेशन से पता चल गया कि उसकी सैलरी 50,000 और 70,000 के बीच में नहीं है, 70,000 से पार है। एक बंदे ने गारंटी ली थी कि उसकी सैलरी 50 इस वैल्यू से बड़ी ही होएगी, सच बोल रहा था वो, इससे बड़ी ही है कहीं ना कहीं, पता नहीं मुझे कहाँ है, उतना एग्जैक्ट नहीं जल पा रहा मैं। तो दूसरे बंदे ने बताया कि उसकी सैलरी 70 से ज्यादा है, तो ये थोड़ी सी ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे ही यहां पर ठीक उसी प्रकार कवि कहना चाह रहा है, अगर आपको ये दो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि k इज ग्रेटर देन -12 एंड k इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन सच है, यानी कि k की वैल्यू, एक कंडीशन तभी सच होगी अगर k की वैल्यू -12 से बड़ी होगी, और एक कंडीशन तभी सच होगी जब k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ताकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। अगर मैंने k की वैल्यू हाफ से तो बड़ी ले ली, -12 से, और इससे छोटी ले ली, तो ये तो झूठी हो जाएगी बेचारी, फिर सवाल गलत हो जाएगा। k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेनी पड़ेगी, तो यानी कि k की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। तो 1 से बड़ी और इंटीजर है k, तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से बड़ी, यानी कि 2, यानी कि उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं तो भाई हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए इनको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक, रियल एंड ओपोजिट साइन का मतलब है वास्तविक और ओपोजिट यानी कि विपरीत। साइन का मतलब क्या होता है हिंदी में? प्लस माइनस, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ओपोजिट साइन के हैं। रियल एंड बोथ पॉजिटिव, ये वास्तविक हैं दोनों रूट और दोनों धनात्मक है, और वास्तविक हैं और दोनों ऋणात्मक है। इफ 0 इज लेस देन p इज लेस देन 1, तो जो p जो है वो 0 और 1 के बीच में है। p इनके बराबर नहीं है, इनके सिर्फ बीच में है। p की वैल्यू ये है बेचारी की, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकती है। तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं? तो रूट्स का अगर हमें साइन देखना है, अगर रूट्स के साइन की बात हो तो आपकी यही अंडरस्टैंडिंग काम आएगी कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो ये क्या है, दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो इनका क्या साइन होएगा, या फिर अगर इनका साइन मिल जाए तो रूट्स का क्या साइन होएगा, यही अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। देखो, तो मुझे बताना है कि रूट्स के बारे में, कि रूट्स क्या है, तो मुझे निकालना पड़ेगा कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या मामला है। प्रोडक्ट ऑफ रूट से शुरुआत करने से अच्छा रहता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से भैया p बटे में 1 माइनस पी। अब p की वैल्यू मुझे पता है कि 1 से तो छोटी है और 0 से बड़ी है, तो अगर 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है तो मैं श्योर हूं ऊपर वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है, भाई ये पॉजिटिव ही है, और नीचे वाली जो वैल्यू है 1 में से घटाया गया है 1 से छोटी वैल्यू, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगी। तो यानी कि ओवरऑल जो अपना प्रोडक्ट है वो तो पॉजिटिव है। ठीक है भाई, और सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स है इसके हिसाब से -4 बटे में 1 माइनस पी। तो किसी फ्रैक्शन में a बाई बी जो है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे पता चलेगा? अगर a और b दोनों पॉजिटिव हों तो पॉजिटिव हो जाएगी फ्रैक्शन, अगर इनमें से कोई भी एक नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव हो जाएगी, कोई भी एक नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो फिर पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, माइनस माइनस कट जाएंगे। तो यही है मामला, यही चेक कर रहे हैं। तो ऊपर वाला तो नेगेटिव है फॉर श्योर, ठीक है। अब मैं 1 में से घटा रहा हूँ, 1 में से किसको घटा रहा हूँ मैं? p को, तो 1 से छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ को घटाऊंगा तो पॉजिटिव रहेगा, बड़ी चीज़ को घटाऊंगा नेगेटिव, तो 1 में से 1 से छोटी चीज़ घटा रहा हूँ तो ये पॉजिटिव है, यानी कि जो सम ऑफ रूट है वो भैया नेगेटिव है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये मुझे पता लग रहा है
यहाँ से कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, दो चीज़ों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो अब सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव तो होने से रही, यानी कि दोनों नेगेटिव हैं, यानी कि बोथ नेगेटिव पता लगा मुझे यहाँ से। ठीक है, तो अब ऑपोजिट साइन वाला तो कट गया, बोथ पॉजिटिव वाला तो कट गया। अब ये है या ये है, क्या है मामला देखते हैं। अब रूट देखो, साइन तो आपको यहां से पता चल गया कि बोथ नेगेटिव हैं। अब ये क्या है, रियल, रियल है या इमेजिनरी, ये मैंने कौन से कंसेप्ट में बताया, नेचर ऑफ रूट्स। रियल और इमेजिनरी का कब पता चलता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का पता चले। तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो, चेक करते हैं। तो उसका बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4p इंटू 1 माइनस पी। अब ये ग्रेटर देन 0 है या क्या मामला है देखते हैं। अब ये तो है 16, ये क्या है, तो ये है भैया p जो है दिस इज लेस देन 1 और पॉजिटिव है, लेस देन 1 है और पॉजिटिव है, ये भी ध्यान रखना। और 1 माइनस पी है। अब 1 में से कोई चीज़ घटाओगे, 1 में से कोई चीज़ घटा दोगे तो वो छोटा हो जाएगा, ये भी लेस देन 1 है। अब 4 को आप गुणा कर दोगे 1 से छोटी चीज़ों से, ये तो भाई साहब और छोटा हो जाएगा, छोटा ही हो जाएगा ये और ज़्यादा बेचारा। इससे गुणा करेंगे और छोटा हो गया, 1 से छोटी फ्रैक्शन से और छोटा हो गया। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू है दिस वैल्यू, ये वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 4। अब 16 में से आप घटा रहे हो 4 से छोटी चीज़, तो पक्का पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है यानी कि रूट्स रियल होंगी। यहाँ से मुझे पता चल रहा है रियल है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है नेगेटिव है, रियल एंड बोथ नेगेटिव। ठीक है, मज़ा आया कि नहीं आया? ठीक है, क्या ये मज़ा पूरे भारत को देना चाहते हो आप? मेरा एक सपना है, आप लोगों को बताऊं, मेरा ये सपना है कि मैं पूरे इंडिया में जो स्कूल की एजुकेशन है उसे प्रोवाइड करूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, कभी तो करूंगा, ताकि सारे बच्चे जो स्कूल के उनको पढ़ा पाऊँ अच्छे से, उनके बेसिक्स मैं स्कूल में ही क्लियर कर दूँ, जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए उनको आना ही ना पड़े, वो मतलब IIT JEE वाले में ही निकल जाएं, डॉक्टर वगैरह इंजीनियर वगैरह बन जाएं, और जो यहाँ पर आए वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में तबाही कर दें। चलो ये करो। द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसके रूट्स वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू क्या होती है सर? ये अब ये क्या है, अरे बताया तो है आपको, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि इसके अंदर आप x की वैल्यू कुछ भी रख दो, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, नहीं तो मेरे बताने से पहले कर लो। इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, अब हिंट सुन लो अगर ट्राई कर लिया है तो, नहीं तो पॉज करके कर लो। इसकी वैल्यू का ग्राफ बताया तो है आपको, है ना, कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ ऐसा होएगा अगर a जो है वो पॉजिटिव हो, और ऐसा होएगा अगर a जो है वो नेगेटिव हो। ठीक है सर, उसने बोला है कि इसकी वैल्यू का ही ग्राफ होता है कि इसकी वैल्यू कब पॉजिटिव है, कब इसकी वैल्यू मिनिमम हुई, कब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई। इसकी वैल्यू का ग्राफ होता है कि x की वैल्यू रखने पर इसकी क्या वैल्यू आ रही है, उसको रिप्रेजेंट करता है ग्राफ। ठीक है, तो ये एग्जामिनर मुझे ये बोल रहा है कि दी वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी अगर। तो भैया ये हमेशा पॉजिटिव कब रहेगी? क्या इस ग्राफ में ये हमेशा पॉजिटिव है? नहीं सर, नहीं है पॉजिटिव। ये क्या बोलते हैं, जैसे ही इस एक्स एक्सिस के नीचे गई ये इधर नेगेटिव हो गई, ऊपर तो ये पॉजिटिव थी। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है इस ग्राफ के अंदर कि हमेशा पॉजिटिव रहे? हो ही नहीं सकता। अगर ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ है तो कभी ना कभी तो नेगेटिव होएगी ही होएगी, कभी ना कभी तो नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यानी कि इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहे, कभी ना कभी तो नीचे चली जाएगी। इस केस में पॉसिबल है, लेकिन यहां पर भी इसकी वैल्यू नेगेटिव है,
या इसकी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन अगर ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ हो तो एक केस है, कौन सा? जब ये इक्वेशन ऐसे बन रही हो, ऐसे। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं मजेदार। चलो पहले बताता हूं, तब मजा आएगा आपको। देखो, अगर हमारी रूट्स, अगर किसी इक्वेशन की रूट्स, मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, और यहां पर एक और कंडीशन है कि a इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी ले लो, अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, दोनों पर लागू होगी, ताकि मैं एक ही तरह के ग्राफ बनाऊं, इसलिए पॉजिटिव लिया है। अगर इसकी रूट्स हैं भैया रियल है, तो अगर रियल रूट्स होंगी एंड अनइक्वल, वास्तविक हैं और बराबर नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, इसका कैसा ग्राफ बनेगा? इसकी रूट्स रियल हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं इसको काट रही होगी। हो सकता है इसकी एक रूट पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, तो नेगेटिव रूट होगी तो नेगेटिव जगह पर काटेगी, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसको काट रही होगी, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। जो भी रूट्स होती हैं वहां पर ये ग्राफ काटता है। ओके, अगर इसकी रूट्स हैं, यहां पर लिख देते हैं रियल एंड इक्वल, तो बताओ मुझे, ए की वैल्यू मैंने पॉजिटिव ले रखी है, तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ का मुंह ऊपर ही होएगा। इसकी रूट रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल का क्या मतलब है? यानी कि ए की रूट है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कहां पर काटता है ग्राफ? जो भी इसकी रूट होती है, तो रूट तो एक ही है, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करेगा। ऐसा ग्राफ बनेगा जब रूट्स रियल एंड इक्वल होंगी। तो अगर इमेजिनरी रूट हुई सर, जो इमेजिनरी रूट होती हैं तो वो इमेजिनरी एंड अनइक्वल होंगी, यानी कि दो जगह पर काटेगा ग्राफ को। हाँ जी सर, तो यहां पर बना लेता हूं ग्राफ। अगर इमेजिनरी रूट हुई तो मुझे एक बात बताओ, ग्राफ को हमेशा उस जगह पर काटा जाता है जहां पर रूट्स हो, ठीक है। अब इसकी रूट है 5 आयोटा और 2 आयोटा। हाँ जी सर, ये है मेरी नंबर लाइन। तो नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया कि जो इमेजिनरी नंबर हैं वो रियल नंबर लाइन पर नहीं होते, ये नंबर लाइन रियल नंबर लाइन होती है जिसके ऊपर रियल नंबर हूं। तो ये कहां पर काटेगी? इसकी रूट्स तो इमेजिनरी हैं। अगर ये इसको मैं कहीं पर कटवा दूं तो आप बोल दोगे एक तो ये रूट है, एक ये रूट है, बट इसकी रूट तो इमेजिनरी है, तो कहां पर काटेगी? तो ये इस लाइन को इमेजिनरी जगह पर काटेगी। इमेजिनरी जगह पर काटेगी यानी कि काटेगी ही नहीं, ये इसको काट रही है कहां पर? इमेजिनरी जगह पर काट, ठीक है। तो जब रूट्स इमेजिनरी एंड अनइक्वल हो तो ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस ग्राफ के अंदर जो अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, जो अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये इक्वेशन नहीं है सॉरी, जो अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसकी वैल्यू यहां पर पॉजिटिव है और इस केस में भी पॉजिटिव है, लेकिन इस केस में इसकी वैल्यू नेगेटिव है। इस केस में इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, बस एक जगह पर इसकी वैल्यू 0 हुई थी। इस केस में इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो जब रूट्स इमेजिनरी एंड अनइक्वल होते हैं ना, तो वो इसको काटता ही नहीं, वो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर होता है, कभी भी नेगेटिव में जाता ही नहीं, तो हमेशा पॉजिटिव रहती है उसकी वैल्यू उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो यहाँ पर ये यही पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कब होएगी? तो जब ये नेगेटिव में जाएगा ही नहीं, यानी कि ये नीचे जाएगा ही नहीं, ना ही ये इसको टच करेगा, क्योंकि टच करते ही भी इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तब होएगी। तो दो कंडीशन है, एक तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ हो, तो ऊपर की तरफ मुंह होता है जब ए की वैल्यू पॉजिटिव हो, और दूसरा बी स्क्वायर, यानी कि उसके रूट्स जो है इमेजिनरी हो। इमेजिनरी होएगा तभी तो ये ऊपर से है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। ये दो कंडीशन होगी, ए इज पॉजिटिव एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 ऑप्शन है। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, इसको सिंक इन कर लो अपने दिमाग में, जो भी सोचना है सोच लो एक बार।
ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, ये करो। इस क्वेश्चन के बाद ये ऐसे ही मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो अब तक जो कंसेप्ट किए उनसे रिलेट मत करना, रैंडमली करने की कोशिश करना, एवं ही मिसलेनियस है बस। वन फोर्थ ऑफ ए हर्ड ऑफ काउज इज इन द फॉरेस्ट। तो ठीक है, काउज हैं कुछ, उनके हर्ड का वन फोर्थ हिस्सा फॉरेस्ट में है। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैज़ गॉन टू माउंटेन्स। तो हर्ड क्या होता है? हर्ड होता है उनका झुंड, तो उनका जो झुंड है उसके स्क्वायर रूट का डबल जो भी आता है वो पहाड़ों में गया हुआ है। ठीक है, तो कुछ भेड़ जो है वो फॉरेस्ट में गई हुई हैं, कुछ पहाड़ों में गई हुई हैं। ठीक है, एंड रिमेनिंग 15 आर ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर। बाकी रिवर के अंदर एक बैंक है SBI, वहां पर गई हुई। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ काउज कितनी है? तो देखो यहां पर मैं क्या करूं, रिमेनिंग तो उसने बता दी 15 है। ऑप्शन देख लेते हैं ना, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो अगर मान लो टोटल गायों की संख्या, भेड़ नहीं है गायें हैं, टोटल गायों की संख्या 6 है, तो वन फोर्थ, तो 6 का वन फोर्थ यानी कि 1.5 गाय। तो कभी आज तक आपने 1.5 गाय देखी है लाइफ में? अगर देखिए तो यू हैव ए ह्यूज प्रॉब्लम। कैसी गायें घूम रही है आपके इलाके में? 1.5 गायें कहीं पर भी नहीं होती। तो नेक्स्ट, अगर टोटल गायों की संख्या 100 है तो वन फोर्थ फॉरेस्ट में गई हुई है, यानी कि 25 गाय फॉरेस्ट में गई। ठीक है, माउंटेन्स में कितनी गई? इसका जो स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट होएगा 10, 10 की डबल 20। ठीक है, और बाकी की 15 कहीं पर घूम रही हैं। यही बोला क्या उसने? ट्वाइस द स्क्वायर रूट। हाँ जी, तो क्या ये सारी गायें हो गई? क्या ये सारे मिलाकर इसके इक्वल हो गए? नहीं हुए, तो ये भी काट दो। ठीक है, अगला चेक करो 63। तो 63 का तो वन फोर्थ हो नहीं सकता है। ठीक है जी, 36, तो यही होएगा फिर उत्तर। चेक कर लेते हैं, अगर टोटल गाय 36 हैं तो उसकी वन फोर्थ यानी कि 9 गाय तो फॉरेस्ट में गई, इसका वन फोर्थ। इसका स्क्वायर रूट है 6, 6 का डबल 12 माउंटेन्स में गई, और बाकी की 15 तो भैया SBI में है। तो टोटल ये 36 हो गया। जी हाँ, यानी कि यही उत्तर है। क्लियर है? नेक्स्ट, आप इसको कन्वेंशनल वे से भी कर सकते हो। मान लो मैं टोटल गायों की संख्या मान लेता हूँ x। अगर टोटल गायों की संख्या x है तो वन फोर्थ यानी कि 1/4x कहाँ पर गई? फॉरेस्ट में। ट्वाइस द स्क्वायर रूट यानी कि 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट x कहाँ पर गई? माउंटेन्स में। और बाकी की 15 कहाँ पर है? बैंक में। बैंक में नहीं है, बैंक ऑफ रिवर है। कई बंदे ऐसे होते हैं, मैं मजाक करूँ उसको ही नहीं समझते। तो सारी गायों की संख्या x है और कुछ यहाँ पर है कुछ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? आप करोगे कि x इज इक्वल टू 1/4x प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 15। तो ये बहुत ही गंदी इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इस सिचुएशन से कैसे उभरें। मैं टोटल गायों की संख्या ऐसी क्या मान लूँ कि मुझे इन चीज़ों से डील ना करना पड़े। मैं भी तो आम इंसान हूँ आपकी तरह, कि मुझे इन चीज़ों को ना झेलना पड़े। तो भाई टोटल गायों की संख्या ऐसी मान लो जो 4 से भाग होती हो। ठीक है, मैं 4x मान लूँगा। ठीक है, लेकिन ऐसी भी मान लो जिसका अंडर रूट निकल रहा हो, तो ठीक है 4x स्क्वायर मान लो। ये 4 से भाग भी हो जाता है और ये 2x का स्क्वायर भी है। हाँ, समझ गए? हमें ऐसे केस में ये जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो टोटल गायों की संख्या मैंने मान ली 4x स्क्वायर। तो पहाड़ों पर गई है इसकी वन फोर्थ, यानी कि अब मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो टोटल गायों की संख्या है 4x स्क्वायर, पहाड़ों पर गई है इसकी वन फोर्थ यानी कि x स्क्वायर। इसका 4x स्क्वायर का अंडर रूट क्या है? 2x। 2x, तो 2x का डबल यानी कि 4x गई हुई है कहाँ पर? माउंटेन्स में, और बाकी की 15 हैं रिवर बैंक पे। तो इट इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इधर आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप लगा दो फॉर्मूला श्रीधराचार्य का। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, साइड में कर लूँ कोने में, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो 15 चौके 60 थी, 180 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 196 यानी कि 14 डिवाइडेड बाई 3 का डबल 6। अब 4 माइनस 14 तो करूँगा नहीं क्योंकि नेगेटिव में गायें होती नहीं है। ठीक है, तो 4 प्लस 14 कितना हो गया? 18/6 यानी कि 3। अब x की वैल्यू 3 है तो 4x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी?
3 का स्क्वायर 9 चौके 36, टोटल गायें हैं 36। समझ में आ गया क्वाड्रेटिक में मैंने क्यों रखा था, यहाँ पर तो समझ में आया नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, जस्ट मिसलेनियस आपका दिमाग चलवा रहा था मैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भैया अगले कंसेप्ट की तरफ। 1 घंटा 5 मिनट हो चुकी हैं इस वीडियो में। तो मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने फ़ोन को पॉज करके रिलैक्स हो जाएं, पानी वानी पीना है पानी वानी पी लें। हाँ बट 2-3 मिनट का ही रेस्ट है ये, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको रेस्ट दे दो दोबारा आते ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसे करोगे तो ड्रीम्स जो हैं वो रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, जो गवर्नमेंट जॉब के ड्रीम्स हैं। ताकि अगला कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊं तो आपका दिमाग थोड़ा फ्रेश रहे और आप सीख पाओ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप रेस्ट ले सकते हो इसके बीच में, मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ, 2-3 मिनट का लेके फिर सीखते हैं। हेलो, हाँ भाई, तो चलिए इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तसल्ली से बताता हूँ मैं, इससे पहले कुछ पेजेस ले लूँ। देखो, ये एक ही थ्योरम है जिसको 2 नाम से बुक्स के अंदर और 2 अंडरस्टैंडिंग से बता दिया जाता है। बुक्स में भी वीडियोज़ में भी ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है। मैं 2 नाम से नहीं पढ़ाऊँगा। वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं जी? गुणनखंड या फिर शेषफल प्रमेय। ये एक ही चीज़ है, प्रमेय होता है ना। ठीक है, ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये चीज़ ये है कि मान लो मेरे पास एक पोलिनोमियल है एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन इन एक्स। ठीक है, जस्ट मैथमेटिकल टर्म है। एक्स के अंदर एक पोलिनोमियल है, तो मैं रैंडमली कोई भी पोलिनोमियल ले रहा हूँ। ठीक है, -2x² + 5x - 7। मैंने रैंडमली कोई भी पोलिनोमियल ले लिया। अगर मैं इसको x-1 से डिवाइड करूं, इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई x-1, तो जो रिमाइंडर होएगा, यानी कि एफ एक्स को x-1 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा वो होता है f1। यानी कि x की जगह आप 1 रख दोगे तो वो, एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। देखो, अगर मैं इसको x-1 से डिवाइड कर रहा हूं तो आप ये करो, मैं इसको जिससे भी डिवाइड कर रहा हूं उसको 0 के इक्वल पुट कर, मैं इसको जिससे भी डिवाइड कर रहा हूं उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, और वहां से आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो क्या निकल रही है। ठीक है, यानी कि मैं निकाल रहा हूं कि मैं इसको जिससे भी डिवाइड कर रहा हूं वो 0 कब हो रहा है, तो ये 0 होएगा जब x की वैल्यू 1 होगी। इसको x-1 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ये रिमाइंडर आएगा जब आप इसमें x की जगह 1 रख दो। रख के देखते हैं, x की जगह 1 रख दूंगा तो 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो -2, और यहाँ पर आ जाएगा +5, और ये है -। यार 0 रिमाइंडर अच्छा नहीं आया। मैं सोच रहा था कि मतलब मैंने तुक्के से किया और 0 आ गया, नहीं आया। नहीं 0, हाँ 0 ही आ गया। 7 और 2 9, 5 और 4 9, 0। जीनियस। ठीक है, मैं रिमाइंडर निकालना चाह रहा था, काहे का जीनियस। इसको इधर 9 कर देते हैं। ठीक है, तो 9 और 2 11, और 5 और 4 9, तो रिमाइंडर आ गया जी -2। ठीक है, अगर मैं इसको x-1 से डिवाइड कर रहा हूं तो -2 रिमाइंडर आएगा। अगर ये x-1 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, वो भी आपने देख लिया। तो अगर इससे इसको डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालना है तो इसको 0 के इक्वल पुट करो, x की जो भी वैल्यू आए वो यहाँ पर रख दो। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड होएगा तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा, नहीं होएगा तो जो भी रिमाइंडर आना है आ जाएगा। इसीलिए एक तो अलग अलग थ्योरम की जरूरत नहीं है। एक तो रिमाइंडर थ्योरम है कि जब रिमाइंडर आता है तो ये थ्योरम,
जब फैक्टर होता है, फैक्टर होने का क्या मतलब है कि ये इसका फैक्टर है, यानी कि ये इसको डिवाइड करता है, तो इसको डिवाइड करेगा तो जीरो रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम ही सोच लो ना कि जब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। रिमाइंडर जीरो आया तो यानी कि ये इसको पूरा पूरा भाग कर रहा है, नहीं आया तो नहीं कर रहा और ये रिमाइंडर है। एक तो ये बात क्लियर है, ये अपना थ्योरम है। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी वो है फंक्शन, कोई भी फंक्शन मान लो कि 7x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x+8, अगर इसको आपने डिवाइड करना है, अगर आपने f(x) को डिवाइड करना है x+2 से और आपको रिमाइंडर देखना है, तो वो आएगा जब आप इसके अंदर क्या रख दोगे x की जगह। देखते हैं, अगर आप x+2 से डिवाइड कर रहे हो तो x+2 को 0 रख दो। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उसको 0 रख दो, वहां से आप वैल्यू निकालो, x की वैल्यू -2, यानी कि जब आप x की जगह -2 रख दोगे तो ये जो भी देगा वो अपना रिमाइंडर होगा। ये थ्योरम, ये क्यों होता है बताऊंगा। ये क्लियर है, ये थ्योरम है, ठीक है। अब ये होता क्यों है भाई, वो देखते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं आगे। तो मैंने आपको आगे लॉन्ग डिवीजन सिखाना है, जरूरी है मैं यहीं सिखा देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। देखो, तो मुझे ये डिवाइड करना है किससे, x-1 से। करके देखते हैं खुद हम। 4x³ माइनस 2x², 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x-9 प्लस 5x-9, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। हमें ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं है, बट आपके दिमाग में फिट करने के लिए ज़रूरी है ये। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ x-1 से, ठीक है। तो एक तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड कैसे करते हैं, ये भी सिखाना था मुझे आपको, ठीक है। तो डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर आता है, क्या आता है, लेट अस सी। इसको अगर मैं इधर सरका दूँ तो उधर जगह मिल जाएगी मुझे, क्या करें। तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं पता है, यहां पर ऐसी चीज लिखो ताकि ये जो x है ये 4x³ बन जाए। तो ऐसी चीज लिखो कि इससे मल्टीप्लाई होके 4x³ बन जाए। एक तो मैंने 4 लिख दिया और मैं लिख दूंगा x², तो 4x² और x मिलकर 4x³ बन जाएंगे। तो ठीक है, यहां पर ये चीज 4x³ पर गई। यहां पर मामला क्या है, मामला ये है, जैसे आप डिवाइड करते हो ना कि 4 8 32, तो यहां पर आप क्या लिखते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो लिखते हो, 4 8 32। तो यही मैं लिख रहा हूं, ये इतने पर गया, x इंटू 4x², 4x³। ये तो सेम होना ही था क्योंकि हमने किया ही ऐसे है ये। और अगर आप 4x² को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -4x²। उस गेट को बंद मत करना भले ही, ठीक है आरती, ये बंद कर दो बस। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, हम उसके बाद यहाँ इसे घटा रहे होते हैं, यहाँ पर भी घटाएंगे, ठीक है जी। घटाओगे तो साइन बदल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये कट गया, हाँ जी। तो 4x² माइनस 2x², सर 2x², बीच में मत बोलो, मैं खुद कर लूँगा, ठीक है। ऊपर से 5x उतारेंगे, प्लस 5x। तो अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखूंगा ताकि ये जो x है ये 2x² बन जाए, ठीक है। तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x। तो x इंटू 2x यानी कि 2x², -1 इंटू 2x यानी कि -2x। फिर से साइन बदल दें भाई, फिर से घटाएंगे। ये मैं सेम क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि ये कट जाए और बड़ी डिग्री की चीज़ें कटती रहें और हम छोटी की तरफ बढ़ते रहें। तो ये कट गया, ये 5 और 2 7x आ गया, ठीक है। ऊपर से मैंने उतार लिया भाई 9, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो कि 7x बन जाए, तो 7 प्लस का 7। अगर यहाँ पर -7x होता तो मैं माइनस के साथ से करता, तो 7x -7। अब साइन बदलेगा, 7x से 7x गया तो ये आ गया -2, ये रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर क्या था उस वक्त, यही तो था -2, है ना, सेम आ गया, ठीक है।
तो हम इस चीज़ पे चर्चा नहीं कर रहे कि सेम आएगा कि नहीं, हम इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं कि सेम क्यों आ रहा है, मतलब वहाँ से निकल क्यों रहा है ऐसे रखने से। बताता हूँ, देखो। तो अब ये जो अपना फंक्शन है जिसको आप डिवाइड कर रहे थे, ये इसको आप कैसे लिख सकते हो? अगर मान लो आपके पास ये है 35, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 4 × 8 + 3 ऐसे लिख सकते हो क्या? वही यहां पर कर दो। दिस इज इक्वल टू x-1 इंटू में ये और प्लस में -2। ठीक है। तो मेरे दोस्त अब ध्यान से देखो, अगर मैं किसी भी चीज को किसी भी चीज से डिवाइड करूं, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करूं, किसी भी पोलिनोमियल को किसी भी पोलिनोमियल से डिवाइड करूं, तो वो हमेशा ऐसे लिखा जाएगा कि दिस इंटू दिस प्लस समथिंग। अब बोलोगे सर अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो +0 लिखा जाएगा। लिखा तो ऐसा ही जाएगा। अगर मान लो ऐसे हो गया कि 35 डिवाइडेड बाई 5, 5×7 = 35, तो 5 × 7 + 0 लिख दोगे, और फॉर्मेट तो यही होएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको x-1 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका कुछ पोर्शन x-1 से डिवाइड हो रहा होगा और कुछ पोर्शन नहीं हो रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, उसी को शेषफल बोलते हैं। तो अगर आप x-1 को ही 0 रख दोगे, अगर आप x-1 को 0 रख दोगे, इसको 0 रख दोगे, तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा। तो जो पोर्शन x-1 से डिवाइड हो रहा है वो सारा तो 0 हो जाएगा, बच क्या जाएगा? सिर्फ रिमाइंडर। इसीलिए अगर हम ये देख रहे हैं किसी भी चीज को x-1 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, अगर मैं x-1 को 0 रख देता हूं, आप इस नंबर को ऐसे एक्सपेंड नहीं कर रहे, बट ये नंबर है तो इसी की फॉर्म, ये और ये है तो बराबर ही। तो x-1 को 0 रखने से जो पोर्शन x-1 से डिवाइड हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ रिमाइंडर। तो x-1 को 0 रखने से जो भी बच रहा है वो रिमाइंडर है। x-1 को 0 के बराबर रखना या फिर ये बोलना कि x को 1 के बराबर रख दो, एक ही तो बात है। तो x को अगर इसमें 1 रखूंगा तो जो भी बचेगा वो रिमाइंडर है। 0 बचा तो यानी कि रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब क्या है? ये पूरा पूरा भाग हो रहा है, यानी कि x-1 इसका फैक्टर है। अगर भाग नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा तो वो बच जाएगा। तो क्लियरली समझ गए अब? ठीक है भाई, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब ये याद रखना, ये समझना आपके आपका फर्ज है। अब ये जो मैंने आपको बताया एक बार उसको रिमाइंड कर दो। यहाँ पर मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल पहले ही बता दिया मैंने। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, करते हैं क्वेश्चन सीधे। ये देखो, व्हेन x³ + 3x² + kx + 5 इज डिवाइडेड बाई x + 1 देन रिमाइंडर इज 3। तो रिमाइंडर 3 है, तो इसको x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 है। मुझे इतना पता है कि इसको अगर x + 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? क्या आता है रिमाइंडर? x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो x + 1 को 0 के बराबर रख दो, तो इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। तो अगर मैं x की वैल्यू -1 रख दूँ ना इसमें, तो जो भी आएगा वो रिमाइंडर ही है। अच्छा, तो यहाँ से मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूँ और रिमाइंडर मुझे पता है 3 है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू -1 रख रहा हूँ, जो भी आएगा वो रिमाइंडर है, वो एक हिसाब से रिमाइंडर ही है, तो उसको मैं 3 के इक्वल पुट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर -1 रखने से रिमाइंडर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं -1 पुट कर रहा हूँ, तो जहाँ पर भी पावर ओड है वहाँ पर माइनस ही रह जाएगा। माइनस की पावर ओड इवन होएगी तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो आप सीधा लिख सकते हो कि -1 +3 -k +5, ये चीज़ हमें रिमाइंडर देगी जो कि बराबर है 3 के। इट इम्प्लाइज दैट, मैं मन ही मन में k को उधर ले गया, उधर के साइड से मैं बोल रहा हूँ k इज इक्वल टू, अगर k उधर गया तो 3 से तो 3 कट जाएगा, 5 में से 1 गया 4, k इज इक्वल टू 4। तो k 4 है, तो अगर k 4 है तो अपने मन ही मन में k को यहाँ पर 4 रख लो या याद कर लो कि k 4 है? तो हमें इस पोलिनोमियल के बारे में पता चल गया, ये क्या है? x³ + 3x² + 4x + 5। ठीक है जी। अब ये बोल रहे हैं
कि अगर मैं इसको x-2 से विभाजित करूं, भाग करूं, तो क्या शेषफल बचेगा, क्या रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर निकालने का सिंपल सा तरीका है, जिस भी चीज को भाग कर रहे हो उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, यानी कि रिमाइंडर निकलेगा अगर मैं x को 2 के बराबर पुट कर दूं। तो मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं x को 2, तो 2 का क्यूब 8, ये रिमाइंडर निकल रहा है। x को 2 पुट करने पर रिमाइंडर निकलेगा जब मैं इसको x-2 से डिवाइड करूंगा। तो 2 का स्क्वायर 4 दिए 12, 2 x की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूँ, k की वैल्यू हमें पता है 4 है, तो 4 दूनी 8 और प्लस 5, तो 12 और 8 20, 8 और 5 13, 20 और 13 33, तो रिमाइंडर निकलेगा जी ऑप्शन से। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ जाऊं, मजा आ रहा है कि नहीं, आगे बढ़ जाऊं। ये देखो, करो। If this is divided by x-1 and x+1, the remainders are 5 and 19। अगर इसको x-1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 है। x-1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूं तो x की वैल्यू आती है 1, यानी कि x-1 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा अगर मैं इसके अंदर x को 1 रख दूँ। ठीक है, मैं इसके अंदर x को 1 रख रहा हूँ, तो 1, अब कहीं पर भी 1 रख लो वो खत्म ही हो जाएगा, 1 की कुछ भी पावर कर लो। 1 - 2 + 3 - a + b, ये रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर क्या आ रहा है 5, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 5। इट इम्प्लाइज दैट -a + b इज इक्वल टू, सबको मैं उधर भेज रहा हूँ, 3 और 1 4, 4 में से 2 गए 2, 2 उधर जाएगा तो 5 - 2 3। ठीक, अब ये बोल रहे हैं कि भैया x+1 से डिवाइड करने पर भी कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो x+1 का रिमाइंडर कब चेक होएगा, अगर आप x+1 को 0 रख दोगे, यानी कि इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। अगर आप x को -1 रख दोगे इसमें, तो जो भी आएगा वो रिमाइंडर होगा अगर मैं x+1 से डिवाइड कर रहा हूँ उसका। ठीक है जी, मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 रख रहा हूँ, तो जहाँ पर भी पावर इवन होगी वहाँ पॉजिटिव -1, और जहाँ पर भी पावर ओड होगी वहाँ पर नेगेटिव, तो 1। वन प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस a -1 पुट कर रहे हैं ना, प्लस b इज इक्वल टू, रिमाइंडर क्या है 19 इस केस में। इट इम्प्लाइज दैट a + b इज इक्वल टू 3 और 2 5 और 1 6, 19 में से 6 गए 13। ठीक है जी, तो अब आपके सामने कौन कौन सी इक्वेशन है, b + a b - a, दो चीज़ों का सम, दो चीज़ों का डिफरेंस। तो ये सिचुएशन तो बहुत बार आई है। इसको b - a देखो, तो जो माइनस से पहले वाली है वो होती है सम बाई 2, 13 और 3 16/2 8, और जो माइनस के बाद वाली होती है वो होती है डिफरेंस बाई 2। अब की बार माइनस के बाद वाली a है, तो कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको a + b a - b के हिसाब से नहीं बताया था, माइनस के पहले वाली माइनस के बाद वाली, तो माइनस के बाद वाली डिफरेंस बाई 2, और प्लस वाले में से माइनस वाला घटाते हैं, 13 - 3 10/2 यानी कि 5। क्या पूछते रहे भैया, तो क्या रिमाइंडर होगा अगर मैं इसको x-2 से डिवाइड कर दूं इसको, तो यानी कि रिमाइंडर होगा जब मैं इसके अंदर x की वैल्यू 2 रख दूंगा, तो रख देते हैं भैया, और a और b की वैल्यू तो मुझे पता ही है, रास्ते में जहां पर भी रखनी पड़ेंगी यहाँ से उठा लूंगा। ठीक है जी, देखो अब तो x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, 2 की पावर 4 16, और 2 की पावर 3 8 दूनी 16 माइनस का 16, और 2 का स्क्वायर 4 थी 12, और 2 × a यानी कि 2 × 5 माइनस का 10, और खाली b आएगा यहाँ पर यानी कि 8, ये रिमाइंडर हो जाएगा भाई। तो 16 से 16 गया, 12 और 8 20 - 10 10, तो उत्तर मस्ट भी 10, ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ूँ, और सवाल करोगे, एक आधे और सवाल कर लेते हैं फिर बंद कर देंगे लेक्चर को। आया हुआ क्वेश्चन है, when fx is equal to this, when this is divided by this, then the remainder is।
इसको इससे डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो वही रिमाइंडर आएगा जब मैं इसको 0 पुट कर दूंगा, तो इसको मैं 0 पुट कर रहा हूँ। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2/3। x की वैल्यू -2/3 इसके अंदर रखूंगा तो रिमाइंडर मिल जाएगा। रख देते हैं भैया, x की जगह -2/3 रख दिया। इसका मतलब ये है f(x) है ना ये फंक्शन, x की जगह -2/3 रख दिया। ठीक है, तो 15। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा हो जाएगा, तो ये सबके लिए होगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इसका मैं क्यूब करूंगा तो नेगेटिव ही रहेगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, देन -14 स्क्वायर करूंगा 4/9, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 दूनी 8/3 और +10। कट रहा है कुछ? तो नीचे में एलसीएम जो है वो 9 ले लूं, नो ले लिया भाई। तो माइनस का 40, माइनस का 56, ठीक है, 3 3 3 8 24 और प्लस में नीचे 90 हो जाएगा, नीचे 1 है इसके, देखते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 50 और 40 90 होता है, तो इस 90 से ये 90 कट गया, तो एक माइनस का 6 बच गया। तो 24 में से 6 गया 18, 18/9। उत्तर आ गया जी 2, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं? करो। एक और आया हुआ क्वेश्चन करवा देता हूं, जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होएगी। तो सिंपल है, इसको इससे डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो 3x + 2 को 0 रखो। मन ही मन में आप ये निकाल सकते हो कि भैया x की वैल्यू -2/3 है, तो मैं उसके अंदर रख रहा हूँ x की वैल्यू -2/3। तो 3 इंटू पावर 4 करनी है, तो 16/81 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 इंटू क्यूब है यानी कि 8/27 प्लस 3 इंटू 4/9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3 + 3। कुछ कट रहा हो तो काट दो। तो नीचे मैं एलसीएम ले लेता हूँ भाई 27, ये भी 27 है, ये भी 27, तो 8 दूनी 16 और 16 32। ये दोनों जगह 3 है, 3 निमे 27 9, 8/3 मान लो इसको, 3 निमे 27 9 8 72 और प्लस 1 है नीचे, तो 27 थी 81। इतना हो जाएगा ये, 8 और 7 15 और 3 18, 180, 2 और 2 4 और 1 5, 185/27। 181 तो नहीं है, एक बार रीचेक कर लो, यूनिट डिजिट 5 ही आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ अगला क्वेश्चन। तो ये कितना टाइम हो गया? चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर यहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे अगला लेक्चर। ये भी बताओ, अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ क्या है। ये इसके फैक्टर हैं, तो फैक्टर्स ऑफ दिस, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है अपनी इस वीडियो का। इफ x + 2 and x - 1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस, देन द वैल्यूज ऑफ m and n आर। ये आप खुद भी कर सकते हो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ, HW में नहीं दे रहा। कुछ प्रैक्टिस मैं अपने साथ करवाना चाह रहा हूँ आपकी, ताकि कुछ चीज़ें मैं सिखा पाऊँ। तो अगर ये इसके फैक्टर हैं, तो हाँ ये इसके फैक्टर हैं। फैक्टर का क्या मतलब है, अगर ये इसके फैक्टर हैं यानी कि जो शेषफल है वो 0 है, यानी कि रिमाइंडर क्या है, 0 है। यानी कि इससे पहले वो डायरेक्टली रिमाइंडर पूछ रहा था, रिमाइंडर बताओ, ये करो वो करो। जब वो ये बोल देता है कि ये इसके फैक्टर हैं, तो एक नंबर अगर दूसरे का फैक्टर है, 32 का फैक्टर है 4, तो सिंपल सी मतलब है कि पूरा पूरा भाग हो जाता है, यानी कि 4 से 32 को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है, शेषफल 0 आता है। तो अगर ये इसके फैक्टर हैं, तो यानी कि ये इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे रहे हैं, सिंपल इतना ही मतलब है। ठीक है, तो रिमाइंडर कैसे चेक करते हैं, देखो, तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूं, या तो इससे इसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा जब हम उसके अंदर x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे, और रिमाइंडर क्या आएगा, हमें पता है 0 आएगा, तो यानी कि उसके अंदर -2 पुट करने पर 0 आ रहा है। बस ये सिंपल है, मतलब -2 पुट कर रहा हूँ भाई, -8 और 2 दूनी 4 दाई 40 -2m + n, ये 0 आएगा।
रिमाइंडर 0 है। इट इम्प्लाइज दैट माइनस का 2m प्लस n इज इक्वल टू, उधर भेज रहा हूँ सब कुछ, प्लस का 32 हो जाएगा तो माइनस का 32, और इससे डिवाइड करके भी रिमाइंडर 0 आ रहा है क्योंकि ये भी फैक्टर है, तो इसको भी मैं इज इक्वल टू 0 रख रहा हूँ, यानी कि x इज इक्वल टू 1। तो रिमाइंडर आएगा जब मैं x को 1 रख दूंगा उसमें, जो कि आएगा 0, रिमाइंडर है ना, 1 रख रहा हूँ। तो 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n शुड बी इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट m प्लस n 10 और 11 शुड बी इक्वल टू -11। अब इनको कैसे सोल्व करेंगे? सिंपल है भाई, नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा रहा हूँ मैं, क्योंकि n और n सेम है, और इसमें से वो इसलिए घटा रहा हूँ क्योंकि माइनस वाला छोटा होता है पॉजिटिव वाले से, ताकि पॉजिटिव आ जाए। तो घटा देते हैं, m माइनस माइनस का 2m यानी कि 3m इज इक्वल टू, इसमें से ये गया तो 0 आएगा ही। अब इसमें से उसको घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 32 माइनस का 11, तो ये हो जाएगा जी 21, यानी कि m इज इक्वल टू 7। एक ही ऑप्शन है, खत्म। इसके बाद मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा। n की वैल्यू क्यों निकालूं मैं, बताओ? एम आई बीटन बाई ए, मैड डॉग, है ना। आगे बढ़े, या फिर मैंने लास्ट क्वेश्चन बोला था, तो ये एक और फैक्टर वाला कर लेते हैं भाई, है ना, प्लीज़ भाई। मेरे को ये नहीं पता था ये फैक्टर वाले हैं, ये लास्ट है, उसके बाद अगली क्लास में करेंगे। इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं, यानी कि ये इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, डेसिमल 0 आता है, तो ठीक है। तो इसको मैंने इज इक्वल टू 0 रखा, यानी कि x की वैल्यू अभी है -1, तो -1 पुट करूंगा वहाँ पर। तो जहाँ पर भी पावर ओड है वहाँ पर नेगेटिव जिंदा रह जाएगा, तो -a, और जहाँ पर भी इवन है वहाँ पर नेगेटिव जिंदा नहीं रहेगा। -3 प्लस 5 शुड बी इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट -a प्लस b इज इक्वल टू, 5 में से 3 गए 2, माइनस का 2, ठीक है। इसको अगर मैं इज इक्वल टू 0 रखूँ तो x इज इक्वल टू 1, तो a प्लस b प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट a प्लस b इज इक्वल टू -8। भाई साहब ये तो वही कंडीशन आ गई जो पहले हम कर चुके हैं। एक तो है b माइनस ए, एक है b प्लस ए, दो चीज़ों के बीच में प्लस, दो चीज़ों के बीच में माइनस। तो जो माइनस से पहले वाला है, यानी कि माइनस से दूसरे वाला, ये होएगा सम बाई 2। तो इन दोनों का सम क्या होएगा? -10/2 यानी कि -5। और माइनस के बाद वाला, ये वाला नेगेटिव वाला, तो प्लस में से माइनस वाला घटाते हैं, तो -8 माइनस माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6/2 माइनस का 3। ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि भाई a-2 भी बताओ, तो ठीक है, रख दो वैल्यू। a की वैल्यू है -3, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b यानी कि 10, तो उत्तर आ जाएगा जी 7। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की शक्ल देख लो, कहीं HW ना हो। पकड़े गए। HW है तो ये तो इसी वीडियो में दूंगा, इससे अगला भी HW है क्या? नहीं है। ठीक है, ये खुद करो भाई, HW है। तो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई। उम्मीद है कि मज़ा आ रहा होगा इस जर्नी में, और मज़ा ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स को भी एंटरटेनिंग वे में पढ़ो, इंटरेस्ट लेकर पढ़ो, तो आप देखना मस्त रैंक आएगी, मस्त पोस्ट मिलेगी, मस्त लोकेशन पर मिलेगी। एक बार में झंझट निपटा दो। अगर इससे पहले और अटैम्प्ट दे चुके हो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार में झंझट निपटा दो। जितना हो सके उतना पढ़ो, पढ़ने की हदें पार कर दो। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखो कि एनफ सो लो, सुबह उठ कर ये नहीं लगना चाहिए कि नींद आ रही है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। और दूसरा, खाना पीना मत छोड़ो इस चीज़। मैंने भी छोड़ दिया था एक बार, गलत, वो उससे ओवरऑल लॉस ही होता है, तैयारी में भी लॉस ही होता है। तो एक तो खाने पीने का ध्यान रख लो, ऊपर से अपनी नींद का ध्यान रख लो, डाइट और नींद, और रगड़ के पढ़ दो। अब की बार दिखा दो दुनिया को कि भाई किस चीज़ के बने हो तुम। ठीक है, अगली वीडियो में मिलता हूँ।